बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समा की इलेक्शन ट्रांसमिशन से मुनीब फारूक आपकी खिदमत में हाजिर है। इस इलेक्शन ट्रांसमिशन के अंदर अब हम आपको बता दें कि चंद ही घंटे रह गए हैं जब आप अपने वोट का हक इस्तेमाल कर पाएंगे। पाकिस्तान के अंदर होने वाले जनरल इलेक्शंस 8 फरवरी 2024 के लिए शेड्यूल्ड हैं। अपने वोट को बाकायदा तौर पर इस्तेमाल कीजिए, इस हक को ज़रूर एग्जीक्यूट कीजिए, इसलिए क्योंकि मौका बार बार नहीं आता। इस वोट की हिफाजत भी आपने करनी है और इसे ज़िम्मेदारी के साथ कास्ट करने की ज़िम्मेदारी भी आप पर ही आती है। पाकिस्तान के अंदर आज की सूरत हाल क्या रही, पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है। इलेक्शन से पहले एक रोज़ पहले बलूचिस्तान के 2 अजला के अंदर बम धमाके हुए, 24 कीमती जानें ज़ाया हुई और कुछ देर पहले हाफिज़ अब्दुल्ला साहब पर भी फायरिंग की गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं। लेकिन ये क्या रिफ्लेक्ट करता है पाकिस्तान की इलेक्शन से एक रोज़ कबल, और ये भी कि जो सरकारी ज़राए से ख़बरें आ रही हैं या जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आ रहे हैं वो क्या बता रहे हैं कि कौन सी जमात कितनी सीटें ले पाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि ये कहती है कि हम रियासती जबर का शिकार हैं, उनके लिए क्या कोई स्पेस बची है एट द एंड ऑफ द डे, या ये सिलसिला भी यहीं ख़त्म हो जाएगा। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। जनाब नदीम मलिक साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। आयशा हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब अफसार आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। और जनाब शहजाद चौधरी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। तल साहब सबसे पहले ये बड़ा इट्स वेरी वरिंग, बड़ा कंसर्निंग है हम सब के लिए। बलूचिस्तान में 2 अजला के अंदर बैक टू बैक धमाके होना, 24 कीमती जानें ज़ाया, रिफ्लेक्ट क्या करता है कि ये इट्स नॉट ईजी और कल के लिए खुदा न खास्ता कल भी कुछ हो सकता है। हम ज़ाहिर है स्पेकुलेट नहीं करना चाहते मुनीब इस पर, लेकिन जो वाक़यात हैं उनसे आप इज्तनाब भी नहीं बरत सकते। वो आपके सामने खड़े हुए हैं, वो हुए हैं। पाकिस्तानी शहरियों की शहादतें हुई हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं उसमें, जिनमें से चंदे की हालत नाजुक है। फिर हाफिज़ अब्दुल्ला का आपने जिक्र किया, तो आपको मुख्तलिफ 9 किस्म के वाक़यात होते हुए नज़र आते हैं, जहाँ पर बॉम्ब अटैक्स भी हैं, जहाँ पर फायरिंग भी आपको नज़र आती है। अगर आप पैटर्न देखें पाकिस्तान में जब से इंतखाबात का मामला चला है, तो उसके साथ अगर आप दहशतगर्दी के वाक़यात को मिला के देखें, जोड़े नहीं उसके साथ लेकिन उसके बराबर मिला के देखें, तो आपको बतदरीज इसके अंदर बढ़ोतरी नज़र आती है, सर्ज नज़र आती है। बिल्कुल। और अब ज़ाहिर है इंतखाबात के वक्त जब लोग बाहर निकल कर वोट डालेंगे और पाकिस्तान के बहुत सारे मामलात इन इंतखाबात के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको डिसरप्ट करना, इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान डालना। अभी आपने देखा मौलाना फजल रहमान का बयान चल रहा था और उन्होंने कहा था कि हम तो पहले से ही इसके ऊपर बात कर रहे थे, आपने एग्जैक्टली वही हुआ एग्जैक्टली और आपने वहाँ से लड़ भी रहे हैं वो। तो अब उनका मानना ये है कि मैं आपसे पहले बात कर रहा था लेकिन आपने मेरी बातों को अहमियत नहीं दी, और अब ये इंतखाबात के वक्त जो जाने राइट इन फ्लैगिंग इट आउट, देखिए ये होगा, उस पैटर्न का मैं जिक्र कर रहा हूँ। जो अदाद-ओ-शुमार को जो भी लोग देख रहे थे, अगर लाहौर के अंदर ऐसे अदाद-ओ-शुमार हों और आपके हल्के के गिर्द ऐसे अदाद-ओ-शुमार हों, तो आई एम श्योर यहाँ का जो पॉलिटिशियन होगा वो भी उसके ऊपर यही रिफ्लेक्ट करेगा। अब वो उसको ज़्यादा करीब से देख रहे हैं क्योंकि उनका इलाका है, एब्सोल्युटली। और उनकी जमात के ऊपर बतदरीज हमले भी ज़्यादा हुए हैं। अब्दुल्ला साहब के ऊपर एक बड़ा खौफनाक पहले भी हो चुका है, उनकी जान रखी। लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसके ऊपर ज़्यादा वक्त हम नहीं सर्व कर सकते, कहीं पुशमुर्दगी या मायूसी ना फैले। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान के किसी और हिस्से में वरिंग तो है नेचुरली। नदीम भाई साहब, बलूचिस्तान बीइंग द इंटीग्रल पार्ट, हम आपको शायद याद भी हो 2013 के अंदर ANP के साथ यही सूरत हाल थी कि वो बिल्कुल कैंपेन नहीं कर पाए। MQM ने भी कहा जी उस वक्त कि हम कैंपेन नहीं कर पाए। इस सिलसिला पीपल्स पार्टी ने भी बर्दाश्त किया, बट मौलाना फजल रहमान साहब इस बात को फ्लैग करते रहे हैं कि ये हमारे साथ हो रहा है, ये मजीद होगा, और वो तो ये भी कहते रहे कि इलेक्शंस डिले हो जाएंगे, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। बट नाउ वी आर जस्ट डे बिफोर द इलेक्शन। क्या मैसेज क्या है? मौलाना फजल रहमान साहब तो अभी भी बयान चल रहा है, वो कह रहे हैं हम बता रहे थे, ये देखें हमारे साथ हो रहा है। जब मुझे ये कुछ हवालों से 2007 वाले सिचुएशन जो थी उसका एक खौफ था मेरे दिमाग के अंदर। मैं आपको पहले भी ट्रांसमिशन में इस पर बोला कि जो कुछ दिसंबर 2007 में हुआ था, मुझे इस दफ़ा बहुत खौफ था कि उस तरह की कोई चीज़ ना हो जाए, पता नहीं क्यों। लेकिन जब आप इंटरनली कमज़ोर होना तो दुश्मन को मारने के लिए सबसे अच्छा मौका उस वक्त होता है। उस वक्त भी मुशर्रफ ने पहले तो बीबी को और नवाज़ शरीफ को दोनों को पाकिस्तान से निकाला हुआ था, फिर वो NRO वाले अरेंजमेंट के अंदर बीबी की पाकिस्तान वापस हुई, लॉयर्स मूवमेंट थी, जनरल वीक हो चुका था उस वक्त। तो वो बेस्ट मौका था जिसमें एक पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर को हिट करके पूरे पाकिस्तान के अंदर अनारकी फैला दी जाए।
तो मुझे लगता था कि शायद हम इस वक्त उसी सिचुएशन में Ripe है और ये दुश्मन के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो आके आपको हिट करे और आपके अंदर एक वैसे बीबी की असैसिनेशन के बाद जो कुछ पाकिस्तान में हुआ था वो पूरा रिपोर्ट नहीं हुआ, पूरे पाकिस्तान में एक आग लगी थी, खासतौर पर सिंध वाले इलाकों में बहुत तबाही हुई थी। वो खौफ तो अल्लाह का शुक्र है कि किसी हद तक टल गया, लेकिन इस तमाम अरसे में पिछले 6 माह में देखें तो एक सर्ज है कंटिन्यूसली और सस्टेन्ड बेसिस पे टेररिज्म के वाक़यात हो रहे हैं। अभी बलूचिस्तान है और आपको पोस्ट इलेक्शन या इवन इलेक्शन डे पे भी केयरफुल रहना पड़ेगा कि केपी साइड से बॉर्डर पार से कुछ ना आ जाए या बलूचिस्तान के अंदर या इवन कराची के अंदर ये स्लीपर सेल जो है ना, ये कई दफ़ा 3-3 4-4 महीने ठंडे होकर बैठे रहते हैं। इनको जिस वक्त बटन प्रेस किया जाता है उस वक्त एक्टिवेट होते हैं। तो आपको इलेक्शन डे पे आंखें खुली रखनी पड़ेंगी और इवन पोस्ट इलेक्शन भी फॉर फ्यू वीक्स आपको बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा। ये जो हमारे इदारे करते हैं ना, कुछ कॉम्बिंग ऑपरेशन IBOs वगैरह ये करते हैं, इन्हें बलूचिस्तान के अंदर भी जाके दोबारा से एक्टिवेट होना पड़ेगा और KP के भी कुछ इलाकों के अंदर बुनियाद इसकी रखी गई थी जब आपने वापस आने का रास्ता PTI गवर्नमेंट में खोला था, उस वक्त करने की बात की, इस्टेब्लिशमेंट का फैसला था और PTI उसके ऊपर फुली ऑन बोर्ड थी। उसके बाद आपने स्वात को दोबारा अनसेटल्ड होते देखा, वो तो स्वात के लोगों ने हिम्मत दिखाई कि वो आके खड़े हो गए मैदान में और वो फिर आपको रोकना पड़ा उस चीज़ को। जेलों से बंद 200 लोगों को आपने छोड़ दिया, तो किसी हद तक उसको काबू तो किया है, लेकिन जो आप बॉर्डर पार से चीज़ें आती देख रहे हैं उसको मुकम्मल तौर पर आप रोकने में कामयाब नहीं हुए, तो आंखें खुली रखनी पड़ेंगी। कल बॉर्डर बंद कर दिया एग्जैक्टली, हाँ जी, ईरान और अफगानिस्तान वाले बॉर्डर जो है कल बंद कर दिया। कल का दिन हाई रिस्क डे है, हाई रिस्क डे। बट अब आयशा, हमारे लिए एक और कंसर्निंग बात ये है कि जहाँ ये बलूचिस्तान के अंदर हुआ है, दोबारा बलूचिस्तान पाकिस्तान का ऐसा इट्स एन इंटेग्रल पार्ट। हमारे लिए पाकिस्तान में जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो वोटर टर्नआउट की बड़ी अहमियत है। हम अगर 2018 की बात की जाए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 51% के करीब तो अब करीब पहुंच चुके थे टर्नआउट पे। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वोटर टर्नआउट भी डिटर्मिन करेगा कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस, रिगार्डलेस के कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, कि इलेक्शन किस तरह से सेलिब्रेट किया गया है या इलेक्शन को की जो पूरी एक्सरसाइज थी वो कितनी सक्सेसफुल हुई। देखिए मुनीब, पहले तो जो बलूचिस्तान से वाक़यात आ रहे हैं, अफसोसनाक सूरत हाल है, मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी, लेकिन वही बात है कि बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी की भी तवज्जो बटी हुई है क्योंकि इलेक्शन की जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर हैं, तो इस दौरान कौम की आंखें भी खुली होनी चाहिए कहाँ क्या हो रहा है। इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, एक तरफ भी नहीं रखा जा सकता। इलेक्शन बहुत अहम है। इलेक्शंस के साथ शायद वही बात है कि बाहर की क़ुव्वतें फ़ायदा उठाना चाह रही हैं कि जो आपके अंदर की कमियाँ हैं, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा। अल्लाह करे कि खैरियत से अगले 24-48 घंटे गुजर जाएँ। अब टर्न आउट की तरफ जब आप आते हैं, पिछला 51 था, उससे पीछे वाला 54% पे खड़ा था। टर्न आउट मैटर करता है। देखना यह है कि वो सियासी जमात जो कि उस तरीके से रेस में मौजूद नहीं है, जो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, वो किस तरीके से कल के दिन को हैंडल करती है। उनके ऊपर जो प्रेशर मौजूद है, वहाँ पर वो अब अपनी असल रियलिटी पे नजर आएंगे कि उनके पास स्पेस क्या है, वो इस दबाव को किस तरीके से वापस रिएक्ट करते हैं। उनका असल वोटर बेस जो है वो हमें यहाँ पता चलेगा। और फिर ये जो बात हो रही कि उसके अगले कुछ दिन भी ध्यान की जरूरत है, वहाँ जो नतीजा आएगा, मिलता है कुछ नहीं मिलता है, खाली हाथ रह जाते हैं या सेलिब्रेशंस तक बात जाती है, उस रिएक्शंस को भी हैंडल करना कि किस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है। वहाँ पे रद्द अमल क्या आता है, खाली हाथ रह जाते हैं तो रद्द अमल ज़्यादा भी हो सकता है। इवन शाम के टाइम पर भी हालात व वाक़यात कहीं ना कहीं हमारी तवज्जो पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर ज़्यादा हो जाएगी कि उसको किस तरीके से हैंडल करना। बट ये डिपेंड करता है कि उनकी अपनी हायरार्की कल ग्राउंड पे क्या होगी। अब सर साहब, सर्वेज जो कहते हैं कि लोग, अब एप्सॉस का सर्वे उसमें कहा जा रहा है कि जो भी सैंपल साइज करी 76% 75% पाकिस्तानी कहते हैं कि हम जो भी नताइज होंगे उन्हें तस्लीम करेंगे। बट जिस पोलराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर हम हैं, और जिस तरह नदीम मलिक साहब ने भी कहा कि ये जब भी मुल्क इंटरनली वीक हो जाता है, बहुत बिटर डिवीजन हो जाती है, जो बिटर डिवीजन हमें नज़र भी आई है। सो वाक़यात भी होंगे वहाँ पर, एक ऐसे माहौल के अंदर राइब भी होगा कि कोई मज़ीद इंतशार फैल सके। कोई यही अगर कह देता है कि हम इंतखाबात को तस्लीम नहीं करते या उनके नताइज को बिल्कुल ही तस्लीम नहीं करते, तो उससे भी इंतशार फैल सकता है। जी बिल्कुल, आपके मैं सवाल का इसका जवाब देता हूँ। आप इंतशार वाकई फैल सकता है, लेकिन सबसे पहले तो जो आज अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं बहुत ही, और ट्रेजडी है उन सब से जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए, उनसे इज़हार अफसोस करना बनता है। और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और इस मुल्क को अमन अता करे, ये दुआ है। और बहुत ही इस पर दिल दुखी हुआ है कि चलें एक कौम एक रास्ते पे चल रही थी, तो इससे फ़र्क तो पड़ेगा कल, लेकिन उम्मीद है कि हम पहले की तरह हम हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात इसी से रिलेटेड जो है ना, मुझे वो तस्वीर याद आ रही थी काबुल से, हमारे साबिक DG ISI और फिर उस कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ वहाँ लैंड किए थे
तालिबान ने जब टेक ओवर किया है, और उन्होंने वो कावे का कप, मुझे याद है तस्वीर ऐसे उठाया हुआ था बड़े स्टाइल में, जैसे वो सीज़र रोम फतह करने के बाद उठाया होगा, और उन्होंने कहा था डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ओके। तो आज जब धमाकों की खबर आज आई, पिछले ये मेरा 2.5 साल पुरानी बात है, तब से लेके जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है मुझे वो तस्वीर याद आती है। और मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हम सोचते हैं, क्या हमने सोचा है कि हमने इसी तरह डंक टपाना है, या हमने कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए? कितने साल हो गए हैं, कितनी दहाइयाँ हो गई हैं, ये मुल्क इस तरह की दहशतगर्दी का शिकार है। जब भी कोई खुशी का मौका आता है, ईद हो, बकर ईद हो, या इलेक्शंस हो, या कोई गमी का मौका मुहर्रम हो, हमें हर वक्त ये ख़तरा रहता है कि अब कहाँ धमाका होगा। तो हमारे पॉलिसी साजों को इस पर सोचना पड़ेगा। बस हो गई है, बस हो गई, अब बस हो गई, बस करें, तजर्बात की भी बस ही हो गई। एक फैसला करें कि हम किसी के साथ पंगा नहीं करेंगे और ना ही किसी और को अपने साथ पंगा करने देंगे। सही, ये फैसला सारे कर लें और फोकस रखें मईशत पे कि मईशत ठीक करनी है। मईशत ठीक हो जाएगी, बहुत सारे मसाइल हल करेंगे। अब जो आपने कहा ना कि इलेक्शन के नताइज तस्लीम नहीं करेंगे, इलेक्शन के नताइज बहुत सारे पार्टीज तस्लीम नहीं करती। हर दफ़ा ये हुआ है। अभी टाइम आपके पास कम है, वरना आपको मैं तफसीलन बता देता। तो वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होगा कि जो अगली आने वाली हुकूमत है वो परफॉर्म कैसा करना शुरू करती है, वो टीम क्या बनाती है, वो किस तरफ चलती है, उसकी सोच क्या है, डंग टपाऊ सोच है या लॉन्ग टर्म। और जो इदारे हैं, जुडिशरी है, फ़ौज है, वो उसके, और मीडिया भी, क्या वो उस हुकूमत को एक पॉजिटिव साइड पे ले जाना चाहता है कि वो जाए, या हमने एक दूसरे का ठट्ठा उड़ाना है, टांग खींचनी है और रात को आपको पता नहीं करेले गोश्त खा के सो जाना है। ये भी एक्सरसाइज की गई थी कि पॉजिटिव इमेज पेश किया जाए, पॉजिटिव रिपोर्टिंग की जाए, पॉजिटिव कामों को हाईलाइट किया गया। इमरान खान साहब की जगह हुकूमत आई तो उस वक्त ये बाकायदा तौर पर कहा गया था कि पॉजिटिव चीजों को उजागर करें और मुस्बत रिपोर्ट। नहीं, देखिए दो चीज़ें हैं, इसमें फ़र्क है, ये फ़र्क है। अगर मेरी बात को ऐसे लिया गया तो मैं माजरत खाऊं, ये नहीं है मतलब, बिल्कुल नहीं है मतलब, इसके उलट है। एक तो वो हुकूमत जो थी, आप कहते हैं टांग ना खींची। देखिए, एक तो वो हुकूमत थी और वो कुछ कर नहीं रही थी, सीधे रास्ते पे नहीं चल रही थी। मैंने पहली कंडीशन ये रखी है कि हुकूमत सीधे रास्ते पे चले। दूसरी चीज़ ये है कि उस वक्त के DG ISPR का ये काम नहीं था कि वो हुकूमत के बिहाफ पे ये लोगों को कहता फिरे या धमकियाँ देता फिरे। तीसरी बात ये है कि मीडिया नफरत ना फैलाए, झूठी खबरें ना दे, किसी को ज़ीरो को हीरो ना बनाए और हीरो को ज़ीरो ना बनाए। जो सच है वो दिखाए, वो करे, बात तनकीद करे हुकूमत पे, रास्ता सीधा करे। हुकूमत भी तो अपना काम करे ना, खाली ये तो नहीं कि हुकूमत कर कुछ नहीं रही और हम मुस्बत रिपोर्टिंग करना शुरू कर दें। ये नहीं मैं बट ठीक। शहजाद साहब, एक बात कि शायद हुकूमत जो भी आए वो फौरी तौर पर उसकी सम दुरुस्त हो, डिलीवर करने लग पड़े, सब हालात अच्छे हों, तो फिर शायद इलेक्शन के अंदर शोर कि इलेक्शन फेयर नहीं था या एक जमात को कोने से लगा दिया गया, ये सब कुछ, ये आवाज़ें ख़त्म हो जाएंगी या फेड आउट हो जाएंगी आपके नज़दीक? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर कमज़ोर टांग होगी तो खींची जाएगी। तो सबसे पहले तो टांगों को मजबूत करने की ज़रूरत है, और जिसकी मजबूत नहीं है वो मजबूत सोच करने का सोच ले। मतलब जो अपनी टांगों पे खड़ा है वो तो ठीक है, पर जो अगर कोई टांग तो कमज़ोर है तो वो खींची जाएगी। सो अगर कोई सबक सीखना है तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली इस टर्निंग पॉइंट पे जिसमें हम पिछले 2-2.5 साल से फंसे हुए हैं, यहाँ से एक जिसे कहते हैं कि गैर मुस्तहकम रियासत का निज़ाम या गवर्नेंस का निज़ाम चल रहा था, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं थी। अब जब वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इंशाल्लाह कल आ जाएगी, इलेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद जब भी स्वेरन होती है तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए उम्मीद के दिन स्टार्ट होते हैं, बेहतरी के दिन स्टार्ट होते हैं, वहाँ से हम मूव ऑन कर सकते हैं। और इसीलिए तो हम ये इलेक्शंस को इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं। इसलिए नहीं हम समझते कि PMLN जीतेगी या PTI हारेगी या फलाना कौन जीतेगा। हम ये कह रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपनी जगह पे मौजूद आएगी, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जब आएगी तो उसको चैलेंजेस का भी अंदाज़ा है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बहुत दफ़ा बारियां ली हुई हैं और समझा हुआ है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, इनको डील करना है, इनको सॉल्व करना। बेशक कुछ अच्छा काम हुआ इस ज़माने में, लेकिन क्या इसको कैरी फॉरवर्ड करना है, चेंज करना है, आगे जैसे लेके जाना है, नाइस करने की ज़रूरत है उन चीज़ों को। मुझे जाने दीजिए दहशतगर्दी के वाक़यात के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो अफसार ने भी कहा और तलत ने भी जिक्र किया कि ये जितने भी पशीन, किला सैफुल्ला और जो चमन में हुआ तो वो तो वैसे ही वो था, पश्तून बेल्ट के अंदर मामलात हुए हैं। अब अगर आपको इसकी रूट ढूंढनी है तो रूट एक ही बनती है पश्तून बेल्ट की। वो लोग जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे भी आए तो आज आप उसको सह रहे हैं, उसका रद्द-ए-अमल देख रहे हैं।
और अगर कोई अभी भी आ रहा है वहाँ से ये करने के लिए, और ऐसे वक्त में जब उनको पता है कि बलूचिस्तान आपका जिसे कहते हैं ना कि एक्लिस हील है, कमज़ोर वहाँ पर डिसएडवेंचाइज अगर करना चाहें, कम टर्न आउट हो, कुछ हो। हम कश्मीर के बारे में क्या कहते हैं, मकबूजा कश्मीर के बारे में, कि जब नेशनल इलेक्शन होता है उनके कुछ बल्कि काफ़ी हल्कों का 3% टर्न आउट होता है, लेकिन जब उनके अपने स्टेट इलेक्शन होते हैं तो 75% पे चले जाते हैं। तो ये उस खामोश स्टेटमेंट है जो कि कश्मीरी देते हैं। क्या यही कुछ हमसे करवाने की कोशिश की जा रही है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बलूचिस्तान असल में पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। गुड पॉइंट। इसलिए पाकिस्तान की तमाम इदारों को, गवर्नमेंट को, और ख़ास तौर पर हमें याद रखें 2013 में क्या हुआ था, इसी तरीके से ANP के लोग मारे गए, बशीर बलोर को किस तरीके से उड़ाया गया। सिमिलरली ANP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डर के बैठ गए, क्या हमने इलेक्शन रोके, MQM क्यों हमें क्या इलेक्शन रोके, नहीं रोके। पाकिस्तान के अवाम का मुकाबला है इन मुल्क दुश्मन ताकतों के साथ। हमने इस कल के एक तजर्बे को कामयाब करना है पाकिस्तान के लिए, किसी एक पार्टी के लिए नहीं। और जब हम ये कर लेंगे तो लोगों को पता होगा कि इस मुल्क में, इस कौम में जान है और ये मुकाबला कर सकती है। बाकी तो ये चल रहा है, पहले भी चल रहा था, आगे भी चलेगा, और पाकिस्तानी अदारों को इनको फाइट ऑफ करने की जरूरत है, एलिमिनेट करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक, और आगे बढ़ने की जरूरत है। एक मुख्तसर सा वक्फा जी, समा की इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है। जब वापस आएंगे, मुतअद्दिद जगह पर सरकारी अदाद-ओ-शुमार, कुछ सर्वेज कोट हुए हैं और उनको कोट किया जा रहा है, उन पर स्टोरीज लिखी जा रही है कि ये नंबर गेम बन सकती है सीटों के हवाले से। ज़रा वील स्पिन अराउंड दैट जैसे ही हम वापस आएंगे ब्रेक से, और बात करेंगे कि फिर क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है, और जो तगड़े हल्के हैं उनके अंदर जो सही कांटे का मुकाबला है वो कहाँ है, और किसको अपर एज हासिल है, किसको एज हासिल है, कौन लूज़ करेगा एट द एंड ऑफ द डे। एक ब्रेक के बाद बात आती है। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं समा की इलेक्शन ट्रांसमिशन में। ज़रा बात हो जाए सरकारी ज़राए, सरकारी इदारे बाय एंड लार्ज कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेते हैं और बताते हैं या प्रिडिक्ट करते हैं कि इंतखाबात में सीटें किसकी ज़्यादा आ रही हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। तल साहब, कुछ हमारे कोलीग्स ने रिपोर्ट्स भी लिखी हैं आज अखबारात के अंदर, तो बाय एंड लार्ज ये बात की जा रही है कि मुस्लिम लीग नून 100 से भी या 115 और 130 के दरमियान, आई थिंक बहुत ज़्यादा नंबर है सीटों के हवाले से अगर वफाक की सतह पर देखा जाए। और पंजाब के अंदर ये कहा जा रहा है कि जी 297 का अगर हाउस है तो कोई 190 के करीब सीटें PMLN जीत पाएगी। सो ये इट्स डोंट यू थिंक इट्स बिट ऑन द हायर साइड ये प्रेडिक्शन? उन्होंने एक तो मुझे इन एजाद-ओ-शुमार का शुमार समझ नहीं आया कि आपने किस तरह छोटी पार्टीज़ को, इंडिपेंडेंट्स को, स्मॉलर ग्रुप्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। उनका मानना ये है कि हमारे पास जो एजाद-ओ-शुमार अवेलेबल हैं, हमने उसको इकट्ठा किया, कंप्यूटर के अंदर फीड किया, बल्कि वो क्वालिफाई करते हैं इस डाटा को कि ये कंप्यूटर फेड एनालिसिस है 2018 तक का। ओवर सिंप्लीफाइड ऑब्वियसली दैट मीन्स कि जो न्यूएंसेस इसमें से मिसिंग है, लेकिन जो हायर एंड है आप उसको देख रहे हैं, जो लोअर एंड है टू मी दैट इज प्रॉब्ली मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि बॉटम पॉइंट एंड जो है उनका ये है कि हमारे पास 100 सीटें होंगी, और उस हिसाब से उन्होंने PTI को सीटें जो दी हैं वो मेरे पास जो आई हैं मिनिमम उन्होंने दी है 27 और पीपल्स पार्टी को दिए 25। तो जिससे मुराद ये है कि वो बॉटम एंड में अपनी बॉटम लाइन देख रहे हैं कि 100 सीटें तो हमारे पास कम से कम होनी चाहिए PMLN। जो हमारी जो उनके साथ बातचीत हुई है उसके अंदर भी यही नंबर बार बार घूमता है 100। तो लिहाजा मैं जो हायर एंड है उसको तो इग्नोर कर दूंगा क्योंकि बहुत ही वो फैंटास्टिक किस्म का नंबर है, लेकिन बॉटम एंड जो है इससे पता चलता है कि उनकी सोच, तवक्कुआत, ख्वाहिशात क्या हैं। तो 100 के गिर्द पंजाब में से उनकी ख्वाहिशात घूम रहे हैं। लिटिल टंग एंड चीक, कोई ऐसी सीटें भी हैं जो मुस्लिम लीग नून चाह रही है कि यार ये तो हार ही जाइए? देखिए, जहाँ पर आउटसाइडर्स उनके ख्याल में आए हैं, जो उनकी पार्टी के नुमाइंदगार नहीं हैं, जिन्होंने आके उनकी पार्टी का धड़न तख्ता किया है, शहबाज शरीफ साहब का जो फेवरेट लफ्ज़ है बार बार जो दोहराता है, धड़न तख्ता किया है, पार्टी उनसे नाराज़ है, और उन लोगों के पास शबाना रोज मेहनत के बावजूद धड़न तख्ता। ये इतना मुश्किल है। कौन है आपने पूछा? मैंने पूछा, उसके बाद किसी और का नाम आ जाना। रोज भी लगा बिला खौफे तरदीद, रोज भी लगा हुआ बिला खौफे तरदीद, बिला खौफे तरदीद। तो वो ऐसी सीटें हैं जहाँ पर उनका ख्याल है कि अगर ये बंदा यहाँ पे घुस के आया, मतलब मुल्तान में जहांगीर तरीन की सीट है, जहाँ पर उनका ख्याल है कि जहांगीर तरीन यहाँ से जीत गया तो फिर जहांगीर तरीन मुल्तान से निकलेगा नहीं, तो उनको वो लोधरा की तरफ धकेलना चाहते हैं। तो बिल्कुल लोकल डायनामिक्स बहुत मुख्तलिफ है, और ये बड़े कट थ्रोट होते हैं। और लाहौर के अंदर भी ऐसी सीटें हैं जहाँ उनको पता है कि हमारी पक्की सीटें थी, हमसे दिलवाई गई, हमें देनी पड़ी, तो वो चाहते हैं कि एक मरतबा शौक पूरा हो जाए इलेक्शन का और हार जाए, उसके बाद हम कहें कि हुनर आम जी तो सीट वापस करो। अच्छा, बिफोर दैट एक, क्योंकि हमने
हारी ये है तो साथ वापस साथ तगड़े सीटों के हवाले से बात हो जाए, एक सीट लाहौर की जिस पर जो बड़ी हॉटली कंटेस्टेड सीट है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब लड़ रहे हैं NA 130, आप क्या हाउ डू वे कि कौन जीतेगा क्या है? क्योंकि लास्ट टाइम अगर हम देखें तो यास्मीन राशिद साहब कभी ये नहीं हुआ कि ज़मानत जब्त हुई और ठीक ठाक वोट मियां नवाज शरीफ के मुकाबले में उन्होंने लिए हुए हैं। जो वोट लिए थे, लेकिन उस वक्त पार्टी का जो तमाम निज़ाम था वो इंटैक्ट था, कैंपेन उनकी तगड़ी थी, घर घर जाकर उन्होंने कैंपेन की। तो वो बार बार जिसके ऊपर हम वापस जाते हैं उस नुक्ते के दोहराने की ज़रूरत है कि आपकी मकबूलियत एक बात है, लेकिन मकबूलियत को आपको वोट्स में ट्रांसलेट करना है। एक मेरे लिए नवाज शरीफ की सीट में जो दिलचस्प बात होगी वो वोटर टर्नआउट होगा। ठीक, क्या आपने, क्योंकि नवाज शरीफ ने अपने हल्के में कोई कैंपेन खुद से नहीं की, उनके बिहाफ पर की गई, उनके तो बिहाफ पे मफरूज़ा ये है जी कि चूंकि नवाज शरीफ है तो उनको कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है। हमने यूसुफ गिलानी को देखा है, वो मोटरसाइकिल पर बैठ के कैंपेन कर रहे हैं, जो तगड़े सियासतदान हैं। बिलावल भुट्टो भी अपनी हल्के में नहीं गए लेकिन कैंपेन कर रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब कैंपेन किए बगैर नवाज शरीफ का वज़न जो है सियासी तौर पर वो कैसे मेजर करेंगे? तो मेरे लिए कितना वोट उनके लिए निकलता है, पार्टी कितना वोट डलवा पाती है, दैट विल बी वेरी। ये वो तो नहीं सीट उनमें मतलब कंफर्ट जोन में आ रहा था मेंटली कि यार नहीं ये आई एम होम, मैं इधर तो ठीक है, खैर है। तो ही इज होम, दैट्स ऑल राइट, लेकिन होम का जो स्केल है वो क्या है? अगर वोटर टर्नआउट वहाँ पे 42% होता है या 38% होता है तो फिर कहेंगे जी फिर अपनी सीट तुझे बंदे नहीं कट सके। तो जलसों वाला आर्गूमेंट होता है जी कि लाहौर दे बड़ा रौला पाया लेकिन बंदा तो आया कोई नहीं, उनका ख्याल है कि बहुत बंदा आया। तो मेरे ख्याल में मैं तो वोटर टर्नआउट के जावी से देख रहा हूँ, वैसे कंफर्टेबल है नवाज शरीफ। अरे सर मलिक साहब, ये जो नंबर्स आ रहे हैं, कोई ऑब्वियसली कंप्यूटर फेड कह लें या जिस तरह से भी नंबर्स आ रहे हैं, 100, 115, 130, ये जो PMLN के इर्द गिर्द नंबर घूम रहा है, आपके लिए भी ये बाय एंड लार्ज यही कि ऑपरेटिव पार्ट PMLN के लिए कि 100 सीटें 100 एंड ऑन? एक तो पंजाब के हवाले से बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक एजम्पशन है। मैं PMLN को पंजाब से 100 सीटें देने पे तैयार नहीं हूँ। पंजाब का बेशतर हिस्सा तल्ला साहब ने भी कवर किया और मैंने भी कवर किया। अनलेस के कल आप PTI को डरा के घरों में बंद कर दें, मैं तो उनको 100 सीटें नहीं दे सकता। अगर मेरी आप पॉसिबिलिटी तो सर किसी चीज़ भी हो सकती है। नहीं, वो आप पॉसिबिलिटी तो फिर अगर कागज़ पे नंबर लिखना है तो मैं अभी आपको 141 ही लिख के दे देता हूँ। वैसे अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी पे मैं उनको 141 में से 50% से ज़्यादा नशिस्तें नहीं देता पंजाब में। पंजाब में से 141 में से 50%, 70-75 सीट्स, ये पंजाब की सूरत हाल है। फिर आप KP में उनको चंद 1000 बेल्ट से सीटें जीतेंगे। अगर कराची से एक आध मिल जाती है, कोई बलूचिस्तान में अगर शायद उनका कोई बंदा जीत जाए, तो मिला के मेरा ख्याल है कि 90+ ये उनकी नेशनल लेवल पे नंबर बनता है। इससे ज़्यादा वैसे ही होगा कि लास्ट टाइम हम 2018 में इलेक्शन कवर कर रहे थे तो उस वक्त मेरी एजम्पशन थी कि PTI शुड बी क्लोज टू 100। अचानक पता चला नहीं PTI 115 पे जाएगी। मैं हैरान था कि 115 कहाँ से निकलेंगे, पता चला 14 सीटें कराची से वो उनको मिल गई। तो वो अगर फार्मूला है कहीं कोई बटन दबा के निकलना किसी से, तो वो तो मेरे पास नहीं है तरीकाकार बताने का। वैसे रियलिस्टिक जो एजम्पशन पंजाब की है 70-75 है और बाकी उनके दाएं बाएं से मिला के पूरी होंगी। फिर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी और कोलिशन गवर्नमेंट के साथ वो अपनी सादा अक्सरियत में आएंगे। सादा अक्सरियत वैसे नून लीग को अभी मैसर नहीं है, ग्राउंड रियलिटी तो यही है। वो ये कह चुके हैं हमें तो सादा अक्सरियत चाहिए थी पाकिस्तान के मसाइल हल करने। ये देखें आप पिछले 2-3 हफ्तों में उन्होंने दरख्वास्त पेश की है, शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू में दरख्वास्त पेश किया कि हमें सादा अक्सरियत मिलनी चाहिए। दरख्वास्त से नहीं मिलते, आपको वोट सर वोटर को दरख्वास्त दे रहे थे वोटर को आपको कन्विंस करना है कि आपको वोट करें। सर वोटर को भी तो दरख्वास्त, वोटर इज नॉट कन्विंस आफ्टर PDM's गवर्नमेंट ऑफ 16 मंथ। अगर एक बंदे को डिस्क्रेडिट है तो वो शहबाज शरीफ है, अदरवाइज तो पंजाब में ये तगड़े खड़े थे। PTI के दौर में जितने बाई इलेक्शन हुए थे, एक सियालकोट की सूबाई नशिस्तें आ रहे थे, बाकी सारे बाई इलेक्शन जीत गए थे, इवन नौशहरा की सीट जीत गए थे जाके। तो ये वाली सूरत हाल जो 16 माह का वज़न है ना, और फिर इमरान की जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी अमेरिका कैंपेन है, दोनों का बोझ अभी है, वो गया नहीं है, वो ग्राउंड के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो वो उसको सामना PMLN से करना है। आप एग्री करेंगी मलिक साहब से? मुनीब इस हद तक एग्री करूंगी। नंबर्स मैं भी देख रही थी इसको, जिसको एक रिपोर्ट बना के आज दिया गया है। दो बातें यहाँ जो हुई कि कागज़ पर नंबर और ग्राउंड रियलिटी, और ये वाकई बहुत फर्क है। जब मैं इन नंबर्स को देख रही थी तो मैं 13 और 18 को भी देख रही थी कि वहाँ पे जमातें कहाँ खड़ी हैं। कहीं ना कहीं मेरे ऐसे जहन में आया कि पिछले दिनों बड़ी नून लीग की तरफ से भी आवाज़ उठाई गई, बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का जिक्र किया गया। फिर हमने गुज़िश्ता हफ्ते 10 दिन के अंदर देखा फील्ड को लेवल प्लेइंग होते हुए कि इलेक्शन से पहले क्या क्या होना ज़रूरी है, जो 2018 के इलेक्शन से पहले हो रहा था कहीं ना कहीं। तो नंबर बड़े मैच कर रहे हैं, जिस रिपोर्ट का भी आप जिक्र करें ना 2013 के नंबर्स के, आज उस तरह से घूम रहे हैं कि PMLN कहाँ खड़ी होगी, PTI कहाँ खड़ी होगी, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी। इस रिपोर्ट के नंबर्स कहीं ना कहीं 13 वाली सूरत हाल थोड़ी बहुत हालात तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ, हालात मुख्तलिफ हैं। अब मैं उस बात पर आ रही हूँ कि कागज़ पे नंबर होना ख्वाहिशात हैं,
कि हम ये देख रहे हैं कि इस तरह का नक्शा बनेगा। बिल्कुल इलेक्शन से अब चंद घंटे पहले ये आवाम को मैसेज दे रहे हैं कि हमारी रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि ये बंदा स्ट्रांग है, ये जमात स्ट्रांग है। तो फिर आपका एक स्विंग वोटर का होता है जो ये देखता है कि भाई वोट डालने का फायदा भी होना है या वोट डाल के जाया कर देना है। जो बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा कैंपेन किया कि हम तो 2 ही लोग हैं, आप इसमें से चुनें, किसी को इतनी बार ट्राई किया, मुझे ट्राई करें। तो वो स्विंग वोटर ने आखिरी वक्त तक डिसाइड करना है। लेकिन एक बात और है यहाँ पे, जब आप पीटीआई के बारे में बात करते हैं कि वो इस वक्त रन में उस तरीके से नहीं है फील्ड के ऊपर, उनका इम्तिहान इस बात का होना है, जो भी तलत साहब भी बात कर रहे थे लाहौर के हल्कों को भी लेके, कि कबूलियत अब पता चलेगी, माइनस हो गई है, मकबूलियत कहाँ खड़ी है। अब जो उनका वोट निकलेगा वो उनकी मकबूलियत की बुनियाद पे निकले। अब कबूलियत कहीं नहीं है। 18 में कबूलियत आगे थी जो कि टॉप पे थी, तो मकबूलियत चिपकती हुई साथ चलती चली गई। जिस फसाहत और बलागत से और सहूलत से इन्होंने 2 नुक्ती काफ का की अदायगी की है, मैं इंप्रेस हो गया हूं। कमाल है सर, मकबूलियत और कबूलियत। यही 2 बातें नो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। चली गई है। 5 नंबर सफाई हमारे हलक के करीब ही ये काफ नहीं जाता। और आप काफ बोल के आप दोबारा बताएं। कबूलियत, काफ मकबूलियत नहीं, काफ बोल ये हम सब में से कोई और नहीं मेरा बोल इम्तिहान। वो कहीं से निकलता है। पंजाब में तो फिर बिल्कुल ही है। काफ इनकी स्पेशलिटी है, क्योंकि पैदा होते ही काफ लीग दिखा रहे हैं। कल बताया उन्होंने, तो काफ लीग से काफ जो है इन्होंने सीख लिया उसी वक्त। काफ नजर आई। एग्जैक्टली, तो वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। अच्छा अफसार साहब, ये क्या स्विंग वोटर आज इस सिलेक्शन में एग्जिस्ट करता है या नहीं आपके नजदीक? बिल्कुल करता है। देखें, अब मेरे मुअज़्ज़ज़ इन्होंने तजिया नगारों ने और साथियों ने एक अपना तजिया दिया, ठीक है। मैं मतलब गुस्ताखी करूँगा इनसे इत्तेफाक ना करने की, उसकी वजूहात है। देखें, पंजाब, मैं भी पंजाब को समझता हूँ, आपने सेंटिमेंट देखा होगा, लेकिन फिर मेरी सुई वहीं अटकी हुई है। कितना सेंटिमेंट देखा आपने? कितने गांव में कितनी आबादी है? दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है अगर पंजाब को आप एक मुल्क के तौर पर तस्वर करें, इतनी आबादी है। तो उस सारी आबादी ने वोट डालने हैं, और ये 2-3 दिन, बल्कि आज भी बहुत सारी चीज़ें फ़र्क पड़ जानी हैं रातों रात। जो स्विंग वोटर, मैंने एक दफ़ा पहले भी ये बात की है कि सबसे ज़्यादा स्विंग वोटर पंजाब में होता है, पाकिस्तान पूरे में, और शायद कराची में है, क्योंकि वो अर्बनाइज इलाका है कराची। पंजाब का वोटर जो है वो परफॉर्मेंस पे बहुत फोकस्ड है, सारा नहीं फोकस होगा लेकिन बहुत सारा फोकस्ड है। अब आप अगर डेटा देखें, ये तो हो गया पंजाब के वोटर की साइकी। डेटा जो है 2013 में 126 सीटें, 32% वोट जो कास्ट हुए हैं वो, उसको मैंने नकल मारी है आपकी। तो 126 सीटें ली पंजाब में, क्योंकि आपने डेटा अपने लिए रखा, हमें तो नहीं दिया, तो हमें नकल ही मारनी पड़ेगी। 2018 में 64 सीटें थी। सर वो मेहनत करके 24%। मेहनत मतलब इकट्ठे ही ना, एक ही प्रोग्राम है ना, तो मेहनत हमें भी थोड़ी सी आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमसे बुलवाना हमसे है, मेहनत खुद अपने पास रखती है। सर तो वैसे ही पर्चा 7 वाले का देख, अब क्या फायदा, आपने पर्चा नकल कर लिया, आपको पता भी नहीं चला वो। अब ये जरा समझने की बात है, 126 सीटें थी जब उनकी हुकूमत बनी जी, और 64 हैं जब पूरी स्टेट उनके खिलाफ थी, मीडिया उनके खिलाफ था। उनका पहला लीडर क्राउड पुलर नवाज शरीफ, दूसरा क्राउड पुलर मरीम नवाज जेल में थे, और बहुत सारे दूसरे लोग जेल में थे, रिसीविंग एंड पे थे, नफरत थी, चोर डाकू थे, और बहुत पता नहीं क्या क्या कुछ था। और साथ उनके बहुत बड़ा मुखालिफ उनका, उसको पूरी सपोर्ट थी। लेकिन उनका हरीफ इतना पॉपुलर नहीं था उस वक्त। इमरान खान आपको लगता है उस वक्त पॉपुलर थी? ये पॉपुलैरिटी इमरान खान की थी? नहीं, 2018 में पंजाब में नून लीग वाज मोर पॉपुलर। मेरी अर्ज सुन लेना, मैं अभी देख लीजिएगा, अभी भी पंजाब के रिजल्ट। नवाज शरीफ को वापस आके और मरियम के साथ जेल में जाना उनके वोटिंग पैटर्न में उनके लिए हेल्पफुल साबित हुआ। मैं जो आप ये फैक्टर सारे कल पता चल जाएंगे ना, यही तो मैं कह रहा हूं, रातों रात वाला ये रातों रात वाला एपिसोड जो है ना अभी हो रहा है ना, ये कल भी देख लीजिएगा आप। वो पॉपुलैरिटी जो है वो इनको भी कितनी मिल जानी है इमरान खान को, जो तस्वीर उनकी आई है और पता नहीं वो क्या जो भी है पता चल जाएगा। और उनको कितना फायदा, मैं कह रहा हूँ स्टेट उस वक्त उनके खिलाफ थी, ठीक है, उन्होंने एक अपना पॉलिटिकल कार्ड खेला, वापस आए, और आप समझते हैं कि उसने गेम पलटा दी। चलो मैं ये भी मान लेता हूँ, 64 सीटें ले गए ना वो, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखना ये कि 64 से वो कितना ऊपर जाते हैं, ठीक है। अगर इमरान खान की पीटीआई की सीट्स 2013 में जो मेरा ख्याल है 60 ही थी शायद, वो उससे 116 पे चले गए,
तो क्या ये 64 से 100 या 110 पे नहीं जा सकता? बट सर एक गुजारिश ये है, अगर मुझे एक आप फैक्टर रह गया सर। सर फरमा दें जल्दी, मैं ये ना हो शहजाद साहब जल्दी ब्रेक में बोलना अब पड़ेगा। हाँ, ब्रेक में बोलना पड़ जाए, अब एक वो एक मशहूर चीज़- हो जाएगा हमारी पंजाब की बात हो रही है ना, पंजाब की। पंजाब में देखिए एक चीज़ आप बिल्कुल कन्वीनियंटली सब लोग भूल जाते हैं। आप हमारा सबका हाफजा इतना कमज़ोर है जी, जी। तो अवाम का हाफजा हमसे भी ज़्यादा कमज़ोर होगा। 5 साल बुज़दार साहब ने और परवेज़ इलाही साहब ने हुकूमत की है सूबे में, बिल्कुल ठीक और उसका कोई वो 5 फैक्टर कहीं नहीं। आपने काउंट ही नहीं किया, वो फैक्टर कहीं काउंट ही नहीं कर रहे आप। सर, तो बट उसने सूबे को नुकसान पहुंचाया। पीडीएम की हुकूमत ने भी बड़ा पुलों के नीचे से पानी किसने? गुजर गया सर, जो PDM पीडीएम की हुकूमत थी, बिल्कुल ठीक। जितना सियासी वो कैपिटल मरकज में एग्जॉस्ट थी। कर गया वो सर। मरकज में थी, यहाँ पंजाब में परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत थी। सर उस वक्त। गुजारिश है, जितनी गाली पड़ी है मुस्लिम लीग नून को और उनका कैपिटल एग्जॉस्ट हुआ है, बिल्कुल पड़ी उसकी है। वजह तो यही थी कि वो सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी। आपका ख्याल में अवाम फैसला नहीं कर पाएगी कि ये वफाकी हुकूमत के मसले थे, ये पंजाब हुकूमत के मसले थे, और वो माफ़ कर देगी कि पिछले साल पंजाब में जो कुछ हुआ है? ओके, ये फैक्टर कहीं नहीं काउंटर होना। नहीं, I'm sure, I'm ये sure होगा ना करेगा, कल, I'm ये sure। कल आपको नजर आ जाएगा जो भी होगा। मैं नहीं समझता कि इतना ज्यादा कोई बहुत तूफान खड़ा हो जाएगा। मतलब आप यू टेंड टू डिसएग्री विद तलत Yes. साहब ओपिनियन या Sort of. मेरी I मैं dare सिर्फ- to. You जी, dare to. बिल्कुल। मैं सिर्फ एक चीज़ आई एम श्योर के सर वो ब्रेक वाला काम हो जाना फिर। अच्छा हाँ, आई कैन सी। नो गो अहेड स्पीक। नहीं सर, वो मैं जरा अगर मैं सोच में आया होगा। मैं नहीं कुछ नहीं ऐसे, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इसमें जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन ये नहीं है कि सीटों के अंदर इतनी तफावत, अगर ये 72 कह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 100 रीजनेबल है, प्रैक्टिकल इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसमें हाँ। जो एक ब्रिज है जो मिस कर जाते हैं जी, वो ये कि जो हॉटली कंटेस्टेड सीट्स हैं उनका नंबर क्या है। हाँ यानी ठीक अगर है आपको सर। 40 सीट्स हैं उनमें से 20 आप किस तरफ सर, डाल रहे हैं, तो हॉटली कंटेस्टेड सर, सीट्स को आप ना सर भूलिए। एक मुख्तसर सा वक्फा इस ट्रांसमिशन में वापस आएंगे और शहजाद चौधरी साहब से शुरू करेंगे रियम ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। समा की इलेक्शन ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब इस घंटे के अंदर बात करेंगे ज़रा तगड़े मुकाबलों की जो पाकिस्तान के अंदर कल होने जा रहे हैं। इंतखाबात शेड्यूल्ड हैं 8 फरवरी 2024 के लिए। ज़रा आपको बता दें जी तगड़े मुकाबले कौन से हैं। सबसे पहले हमारे सामने जो आ रहा है वो है NA 127। ये वो मुकाबला है जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और अताउल्लाह तारड़ साहब के दरमियान हो रहा है। इस मुकाबले के अंदर बिलावल साहब ये समझते हैं कि वो ये मैदान मारेंगे, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि ये सीट तो है ही हमारी। अब चलते हैं अपने अगले तगड़े मुकाबले की तरफ। ये मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त कंसिडर किया जा रहा है और कल इसी के ऊपर बड़ी बहस भी हो रही थी। अब अगला मुकाबला है, ये है सियालकोट का और ये है NA 71। इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो वैस मुश्ताक साहब हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब दूसरी तरफ हैं। लेकिन जो सबसे तगड़ी उम्मीदवार हैं यहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में वो रेहाना डार साहिबा हैं, जो कि उस्मान डार साहब की वालिदा हैं। और उन्होंने रिसेंटली बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए ख्वाजा आसिफ साहब पर कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती की गई है। उनको इस सीट पर अंडरडॉग कंसिडर किया जा रहा है और ये भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा वोट बैंक है सियालकोट के अंदर। लेकिन याद रहे ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बहुत बड़ा जलसा किया रिसेंटली सियालकोट के अंदर और अपनी जो PMLN की माइट थी उसको एस्टैब्लिश भी किया। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इसके अंदर कंसिडर किया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अगला तगड़ा मुकाबला है जी DI खान में। DI खान के अंदर जो इम्पॉर्टेंट और तगड़ा मुकाबला है वो है मौलाना फजल रहमान साहब का, और वो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अली अमीन गंडापुर साहब हैं और फैज़ल करीम कुंडी साहब हैं मौलाना फजल रहमान साहब के मुकाबले में। ये मुकाबला भी बहुत अहम तस्वर किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि ये मौलाना फजल रहमान साहब के लिए कोई सेफ सीट समझी नहीं जा रही, क्योंकि पहले भी वो ये नशस्त हार चुके हैं। फैसल करीम कुंडी साहब अपनी किस्मत आजमाएंगे इस सीट के ऊपर, लेकिन डिपेंड करता है कि कल इलेक्शन का रिजल्ट क्या निकलता है। अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं, ये याद रहे, और वो ये इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। और 244 इसके बाद NA 242 हमारे सामने आ गया जी। किमाड़ी का हल्का है, यहाँ मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं एक तरफ MQM की तरफ से, और कादिर मंदोखेल साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। ये भी एक तगड़ा मुकाबला कंसिडर किया जा रहा है। इन्हीं तगड़े मुकाबलों के हवाले से हम इस घंटे के अंदर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इन मुकाबलों के अंदर जीत किसकी तरफ जा सकती है, किसको शिकस्त मिल सकती है। याद रहे कि ये इलेक्शंस के अंदर हमेशा कुछ ऐसी सीट्स होती हैं जहाँ पर जो वो उन्हें हम कह सकते हैं कि वो जो नताइज हैं वो वेल विद इन द मार्जिन ऑफ एरर होते हैं। सो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता सेफली कि किसी भी वक्त कौन
वो बाजी पलट देगा। वोटर टर्नआउट बड़ा मैटर करता है और लोग उसी के हवाले से बात भी करते हैं और उसी के ऊपर हम अपनी डिस्कशन भी इस ट्रांसमिशन के अंदर, समा की ट्रांसमिशन के अंदर करते रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट से, जो कि बड़े गौर से पीछे देख रहे थे और अब शायद शो ख़त्म हो गया तो इधर देखना चाहिए उन्हें, मेरे ख्याल में बड़ा कुछ करने की कोशिश की। मुझे आई मस्ट अप्रिशिएट जिस तरह आयशा बख्श कोशिश कर रही थी मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की, लेकिन आयशा यू मिजरेबली फेल्ड। आई वाज नोटिसिंग दैट बट यू मिजरेबली फेल्ड, बट थैंक्स फॉर द एफर्ट। ख्याल किया कि आप जो तगड़े मुकाबले बता रहे हैं कहीं कमजोरी ना हो जाए। हाँ नहीं, मैंने बड़ी कोशिश की, आवाज़ें बुलंद कहे। अब पता नहीं तलत साहब इससे इंप्रेस हो पाए मेरी आवाज़ से, क्योंकि वैसे भी पिछली दफा जब मैंने प्रोग्राम आपकी बेहतरीन थी माशाल्लाह, ट्रांसमिशन का आगाज किया तो तलत साहब ने कहा भाई तू जगाता है सानू। तो जरा हम वोटर्स ने आप जैसी कंसंट्रेशन का मुजाहिरा किया और डिस्ट्रैक्ट ना हुए मीडिया के पसंदीदगी से, तो मेरा ख्याल पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसमें जो मेरे लिए ब्रेकिंग न्यूज़ आपने दी तगड़े मुकाबले में, तो तारड़ साहब को जिंदगी में सिर्फ आप वाहिद शख्स है जिसने तगड़ा कहा है। अच्छा, आपने सेहत के वैसे अमूमन उनको सेहत के हवाले से उनको कभी किसी ने तगड़ा नहीं कहा, लेकिन आपने तगड़ा कह दिया। वैसे वो समझते हैं वो बड़े PMLN के बड़े तगड़े कैंडिडेट हैं। शहजाद साहब आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि पिछली दफा जारी बात है हम उस स्टेज पर आ गए थे जहां आपको शायद फिर ब्रेक में अपना एनालिसिस देना पड़ता। लेकिन सबसे पहले सर, NA 127 बिलावल भुट्टो जरदारी बमुकाबला अताउल्लाह तारड़, यानी पिछला सिलसिला छोड़ दूं? सर हम जरा तक मुकाबलों पर आ जाए ना, आगे प्रिसीजन स्ट्राइक जरा चाहिए। बात पुरानी है, एक कहानी है जी। अच्छा चलो ठीक है। NA 127 देखिए, मैं रादर देन सेइंग कि कौन क्या करेगा, किस तरीके से करेगा, और पहले भी हम इससे में बात कर रहे थे, मैं ये देखना चाहूँगा अपनी ज़ाती तौर पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसा परफॉर्म करती है अक्रॉस पाकिस्तान, ऑल्सो स्पेशली इन बलूचिस्तान। ये एक आध सीट है, अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे बिलावल भुट्टो बन जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा उसने पैर जमा लिया, अगला हिस्सा अपना पैर का जमा लिया, टो होल्ड मिल गई उसको। अब वो उसके ऊपर कैसे बिल्ड करता है बाद में, ये उसकी अपनी सोच और समझ है कि किस तरीके से डेवलप करता है, करना चाहिए। यानी ही डिड अ ग्रेट जॉब, उस बार बड़ा अच्छा हर जगह गया, उसने बड़े स्ट्रॉन्ग जलसे किए। एक तो ये बात है। दूसरी जो बात बाकी है वो ये है कि PTI का जो या इंडिपेंडेंट का जो सपोर्टर है उसका रिजल्ट्स किस तरीके से आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दे आर गोइंग टू विन, जो भी तक जितने भी जिस किस्म के नतीजे या असेसमेंट्स आई हैं वो तकरीबन, हमने कल इसमें प्रोग्राम में बात की थी, तकरीबन उसी तरीके से वो चीज़ें, उसी के लगभग चीज़ें निकलती नजर आ रही। बट आई वुड बी इंटरेस्टेड इन देयर वोट परसेंटेज। इस हल्के के अंदर भी वोट परसेंटेज और वो PTI के हिमायत याफ्ता। जी, वोट परसेंटेज कितना आता है। अच्छा, मैं देखना चाहूँगा कि पीपल वोटिंग विद देयर फीट के नहीं, कि सिर्फ बातें हैं, सिर्फ सोशल मीडिया जैसे हम बातें करते रहें, तो ये भी एक देखने वाली चीज़ है। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ बात होती है स्विंग वोट की, ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर मेरा ख्याल है एक थोड़ा सा मिसनोमर है। अच्छा, आप देखिए कि 24% वोट मिलता है 2018 में PMLN को ओवरऑल, बावजूद इसके कि सारी की सारी सपोर्ट PTI के साथ है, और PTI को मिलता है कोई 32-33% या 35%, इतना फ़र्क था। अब 24% लेके अगर एक पार्टी जो कि सेकेंड पोजीशन में एक आती है, तो फिर उसके बाद यानी ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट है। अगर सीटों में कन्वर्ट करें तो 89 थी 2008 में, ठीक, जबकि कोई इस्टेब्लिशमेंट किसी के पीछे खड़ी हो गई कोई सपोर्ट करने के लिए। 2018 में जब इस्टेब्लिशमेंट को ताना दिया जाता है कि उन्होंने एक पार्टी को सपोर्ट किया, उस वक्त 82 थी, तो कमाल सपोर्ट है कि 89 से 82 पे, यानी डिस्पाइट दिस तो बहुत कम फर्क है। इसलिए मैं कहता हूँ ऑर्गेनिक 89-85 के करीब है जो PMLN का ऑर्गेनिक सपोर्ट है। यही ऑर्गेनिक सपोर्ट आप फिर पंजाब में देखते हैं 2013 में 160 सीटों से पंजाब की 331 पे पहुंच जाती है। बिल्कुल, तो ये है वो सपोर्ट जो एक्सटर्नल सपोर्ट है। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग के जो नीचे वाले लोग हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कैसा परफॉर्म करते हैं, TLP कैसा परफॉर्म करती है। ये आपकी सियासत का मुस्तकबिल दिखाने जा रही है ये चीज़। यानी PMLN तो जहाँ पे भी जीते कल रिजल्ट आएगा। दूसरी बात, आई थिंक हमारा सबका कोशिश तो यही है ना, हम किसी को ये ना कहें कि अच्छा तुम उधर वोट करो, ये करो, वो करो। वी आर नॉट, हम किसी पार्टी के तो हिस्सेदार नहीं है ना। हमने तो पाकिस्तान का सोचना है और पाकिस्तान के वोटर का सोचना है। So a lot depends on the voters turnout as well. हाँ, obviously, so उसकी मर्जी है, ना हम किसी को रोकें, ना किसी को करें कि जाके उनको फलाने को वोट दे, या वो ठीक नहीं है उसको वोट ना देना। अच्छा, अब्सार साहब, अगर आप जो आप कर रहे हैं उससे अगर आप फारग हो चुके हो, तो NA 127 गालिबन हाल में किसी
फोटो ले रहे थे किसी चीज़ टेक्नोलॉजिकली मैं चीटिंग करने की कोशिश कर रहा था कि स्कैन कर लूँ इस पेज को जी। जो आयशा बख्श ने बनाया हुआ है और किसी और को नहीं दिखा रही। सर वो जरा थोड़ा सा मेरे ख्याल में इस्तेमाल मेरे ख्याल में अभी आपका वो थोड़ा सा फॉर यू आर 10 ईयर बिहाइंड 10 इयर्स में भी आप तो अभी मुन्ने हैं ना। आप देखें, आप मुझे इतनी पोली पोली गेंदें दे रहे हैं कि मैंने उठा के फेंकनी है कजाफी स्टेडियम से। सर अगर आप नेम कॉलिंग पे जाएंगे तो वो मैं नहीं कर सकूंगा। फिर आपने मैं नहीं कर सकूंगा। फिर आपने कहना कि जी मेरी गेंद गुम हो गई। सर मैं नेम कॉलिंग नहीं कर सकता। सर मैं नेम कॉलिंग नहीं कर सकता। इस बातचीत में थोड़ा सा कभी-कभी तज्जिया भी कर लिया। हाँ, नेम कॉलिंग क्या है? मुन्ना इज नॉट नहीं, दैट इज नेम कॉलिंग। नो दैट इज नेम कॉलिंग। चलें इसको विड्रॉ कर लेते हैं। जी सर। अब आप फिर मुझे ये ना करें जो आप शॉर्ट पिच मार रहे हैं कि मैं नहीं आप बिकॉज़ यू वर बिजी डूइंग समथिंग। आपने कहा चीटिंग कर रहे हैं। नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा सर यू वर बिजी डूइंग आपका मतलब है कि मेरी बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे। हाँ नहीं मैं कभी भी ध्यान नहीं आप देते, बोल रहे थे कभी भी ध्यान वो नहीं दे देते। बिजी। नहीं देखिए जॉयस साहब की बात पे मैंने पूरा ध्यान दिया है। अरे सर आप जरा मुकाबले पे आ रहे हैं। 127 पे आ रहे हैं। तगड़े बिलावल ही आता था ये पूछ रहे हैं। 127 में 127 एन 127। देखिए मैं फिर बात वही, मैं तो हल्के में नहीं गया, आप गए होंगे। मैं गया। ठीक है ना, तो ये इस सवाल का जवाब आपको बेहतर दे सकते हैं। नहीं बट वैसे ओवरऑल आप लाहौर का हल्का है सर, आप पंजाब को जानते हैं, लाहौर को भी जानते हैं। व्हाट डू यू थिंक? देखिए नंबर्स कुछ हमारे पास है ना। मेरा एक तज्जिया है, एक नज़रिया है। मेरा नज़रिया है कि सियासी जमातें जो हैं पाकिस्तान की, उनको पूरे मुल्क में उनका फुटहोल्ड होना चाहिए। ये वफाक के निज़ाम के लिए, वफाक के इत्तेहाद के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर पीपल्स पार्टी को हम सिंध की जमात बना देंगे, मुस्लिम लीग नून को पंजाब की बना देंगे, तो ये इस मुल्क की वहदत के लिए अच्छा नहीं। तो अगर बिलावल भुट्टो यहाँ से कामयाब होते हैं या वोट इतने ले जाते हैं कि अगली दफ़ा वो उस प्लेटफॉर्म से छलांग लगा के कामयाब हो जाएं, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबर है, पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और मैं समझता हूँ कि इसी रास्ते को चुनना चाहिए मुस्लिम लीग नून को कि वो भी अपने जो मेन कैंडिडेट्स हैं वो कराची से और सिंध से उनको फील्ड करें, सियासत के बलूचिस्तान से। खैर पीएमएलएन ये डेयर नहीं करती, पीएमएलएन अनसेफ जगह पर नहीं प्ले करती है। देखिए ये गलत है, ये नहीं करते तो गलत करते हैं, करना चाहिए। देखिए जो माजी की बात है, नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा गए सिंध जब 2008 में आए हैं, 2007 में, तो उनसे मैंने ये बात पूछी थी। मैंने कहा आप सिंध में या एमक्यूएम कराची में क्यों नहीं जाते, विजिट ही नहीं करते? उन्होंने कहा कराची जाऊँगा तो एमक्यूएम नाराज़ होगी, सिंध में मैं कोशिश करूँगा तो पीपल्स पार्टी नाराज़ होगी। और इसी स्पिरिट में उन्होंने फिर केपी में 2013 में जब वो हुकूमत बना सकते थे, उन्होंने नहीं बनाई और पीटीआई को बनाने के लिए दावत दी, जिसका खमियाजा भी उन्होंने भुगता। लेकिन कुछ जमहूरी रवैये, जमहूरी सोचें भी होती हैं, वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आपका बिल्कुल सफाई हो जाए किसी और सूबे से। ठीक, ये भी ठीक नहीं है। तो जरूर आप यू अप्रिशिएट द फैक्ट कि अगर बिलावल साहब ये सीट जीते हैं बहुत अच्छी बात है, बट इट्स अ वेरी बोल्ड मूव। 90 से लेके मैं एक जुमला ऐड करता हूँ आपकी बात के ऊपर। देखिए अगर तो तारड़ साहब जीत जाते हैं तो फिर तो इट इज रन ऑफ द मिल। ठीक, रन ऑफ द मिल। देयर इज नो वाओ फैक्टर। अगर सियासी एक्साइटमेंट है और सियासी रोमांस है तो फिर बिलावल भुट्टो जीते तो कोई बात बनती है। ओह अच्छा, सो गॉट अ फुटहोल्ड देयर, समथिंग मोर एक्साइटिंग माइट हैव। बट आई थिंक जो पीएमएलएन है वो इस चीज को मुख्तलिफ तरीके से देख रही है। वो तो ये कह रही है कि अगर हम बिलावल भुट्टो जरदारी को हराएंगे तो जारी बात है जो अताउल्लाह तारड़ का स्ट्रक्चर है वो बहुत ऊपर चला जाएगा। बट जो हम चीज डिस्काउंट कर रहे हैं, जी साहब रोमांस की बात की है शिराज साहब, तो रोमांस में हारे या जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात, वाह क्या बात। अच्छा, रोमांस होता है। तो आए हैं वो बिलावल भुट्टो लाहौर में, बड़ी अच्छी बात। ठीक, अच्छा मैं मुदाखलत करना चाहूँगा आपके जो रोमांस जो आप जो तीनों अफराद ने, ये ब्रोमांस नहीं आप रोमांस है, लेट्स गो टू ब्रोमांस है। आप कोई और वो सीट टू सीट जो डिस्कशन हो रही है उस पर चले। आप अगर रोमांस में चले गए तो लोग आपके रोमांस नहीं, मैं वही कह रहा था। और आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर 127 का फैसला नहीं हुआ तो पीपल्स पार्टी वफाकी पार्टी नहीं रहेगी। नहीं, ये मैंने उन्होंने जीती हैं 2 सीटें अपना वहाँ से। अच्छा इफ्तिखार साहब, मैं जनाब का तज्जिया लेने के लिए आऊंगा, मुझे पता था ये होना है। सर इफ यू कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस इफ्तिखार साहब, सर अगर आप थोड़ी सी पेशेंस रख लेंगे तो मैं ये ट्रांसमिशन कर पाऊंगा। इफ्तिखार साहब आई कैन शाउट लाउडर देन एनीवन एल्स इन दिस रूम। सर प्लीज मैं कह रहा हूं मुझे ये ट्रांसमिशन ऐसे मैं जनाब तक आ जाऊंगा। मैंने कहा रोमांस से बात नहीं, मेरे पास आइए ना, मुझे कंसर्न नहीं है। रोमांस से बात निकला। लेट मी आस्क माय क्वेश्चन टू आयशा। रोमांस से बात निकला है। पीपल्स पार्टी के लिए जारी बात है, एक फैक्टर है बिलावल साहब है, बट पीएमएलएन इज टेकिंग इट कि अगर बिलावल साहब को हराया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, अताउल्लाह तारड़ का स्ट्रक्चर ऊपर चला जाएगा।
देखिए मुनीब, ये तो है कि पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ने एफर्ट बहुत किया, पंजाब में वापस टैप करने की कोशिश करें, अच्छी बात है। पंजाब में आपके करीबन 53% वोटर है, जो पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा बनता है। मगर इस मखसूस हलके की बात की जाए तो माइनस नहीं किया जा सकता पीटीआई सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को किसी भी तरीके से। बिलावल भुट्टो वोट यकीनन ले लेंगे, मगर मेरा ख्याल से मुकाबला खोखर साहब और तारड़ साहब के दरमियान है दरअसल यहाँ पर। मगर देखना यह है कि पीपल्स पार्टी ने जितनी एफर्ट डाली है बिलावल भुट्टो ने इस इलेक्शन के लिए, क्या उनको उस हद तक की सीटें मिलती हैं? सीटें मिलना एक बात है, मैं पहले वोटर का निकलना एक बात है, दूसरी बात वो सीटों का मिलना, और तीसरी बात आप कौमी असेंबली में पहुंचेंगे तो आपके पास स्ट्रेंथ क्या है। क्योंकि मैं एक नंबर पढ़ रही थी 2002 के हवाले से, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट ज्यादा लिया था, सीटें कम थी, गालिबन 81 लाख वोट था और सीटें उनके पास कम थी। जबकि मुस्लिम लीग काफ की जानिब से 118 सीटें उनको मिली थी कौमी असेंबली की, वोट उनके पास कम। वो फिर ये और आप देखें कितना फर्क है, कम से कम 36-37 सीटों का फर्क बनता है। ज्यादा पड़ा है, मैं सीटें ज्यादा ले जाए। एक फिक्र आपने अभी कहा कि अता तारड़ ने अगर हरा दिया बिलावल को तो उनका सियासी कद बढ़ जाएगा, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। ये इसलिए ये मैं समझता हूँ कि खोखर साहब की जो भी प्रेजेंस हो, जितने भी वोट लें, इस सेंस में ये इलेक्शन जो है वो बहुत अहम है, बहुत मजेदार है और अहम है, दिलचस्प है। एक सेकंड, वोट सिर्फ 76 लाख वोट पे 81 सीटें ली थी और काफ लीग ने 118 ली थी कम वोट के साथ। तो ये देखना होगा कौन। ठीक, तो साहब हाउ वुड यू इजाजत है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक तो ये कि लेनी पैंदी है ना सर इतने। हाँ, लेकिन एक तो ये कि हमें इलेक्शन को बहुत ज़्यादा कौमी तराना नहीं बनाना चाहिए। वोटर्स ने फैसले जो हैं हमारी ख्वाहिशात, हमारी अखलाकियात के मुताबिक नहीं करने, उन्होंने वोट उसी हालात में उसी तरीके से डालना जिस तरीके से वो डालते चले आ रहे हैं। इसी हल्के में अगर आप पिछले वोट पैटर्न को देखें तो नून का जो वोट बैंक पिछले, हमारे पास एक ही बेस लाइन अवेलेबल है, वो जो टोटल वोट है बाकी तीनों कैंडिडेट्स का, खोखर साहब का इंक्लूडेड, पीपल्स पार्टी का इंक्लूडेड, टीएलपी का इंक्लूडेड, उससे ज़्यादा है। सो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बहुत बड़ा गैम्बल किया है, उन्होंने यहाँ पे धड़ों को अपने साथ मिलाया है और ये शो करना है उन्होंने कि ये पीपल्स पार्टी का वोट है। एक तो ज़हन में रखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी अपने वोट के अंदर इजाफा कर सकी तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। नून लीग ने अपना विनिंग कैंडिडेट यहाँ पर चेंज किया, वो बाहर से तारड़ साहब को लेके आए, ये उनका हल्का नहीं है, हम सबको पता है। तारड़ साहब जो है वो मसरूफ अमल दूसरे महाजों के ऊपर माशाल्लाह काफी रहे हैं, लेकिन इस सियासी महाज के ऊपर वो इतने ज्यादा मुतहरक नजर नहीं आए। तो नून लीग को बहुत अपना वोट लूज करना पड़ेगा, बिलावल साहब को बहुत ज्यादा गेन करना पड़ेगा और तब जाके बिलावल साहब यहाँ पे जीतेंगे। ये नंबर्स आपको बता रहे हैं। ये बड़ा फैसिनेटिंग होगा कि उन्होंने लाहौर से अपनी एंट्री की है पंजाब के अंदर और दावा ये किया है कि वो नवाज शरीफ के लाड़काना में नवाज शरीफ की पार्टी को हराएंगे। बहुत बड़ा दावा है, लेकिन तारड़ साहब निस्बतन हल्के के डायनामिक्स के हवाले से देखें तो आपको कमज़ोर कैंडिडेट नजर आते हैं क्योंकि उनका हल्का है नहीं, हल्का नहीं। एज ए सेड, नून लीग के वोट बैंक का भी इम्तिहान है और बिलावल साहब के इस दावे का भी इम्तिहान है कि उनकी एंट्री से जो चौथे नंबर पर थे वो छलांग लगा के पहले नंबर पर आ जाएंगे और 80-90 हज़ार वोट ले जाएंगे। बट ऐसे हलकों में जो इतने हॉटली कंटेस्टेड हल्के हैं साहब, इनमें पोलिंग एजेंट्स का उठाया जाना, वोटर सप्रेशन, ये डू यू फोरसी ऑल दिस? नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। कोई अर्बन एरियाज में हर कोई उस पर फोकस किया हुआ है, हम सब ने भी इस हल्के को फोकस में लिया हुआ है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इशू होगा। लेकिन हॉटली कंटेस्टेड इटसेल्फ इज कंटेस्टेबल, क्योंकि आई डोंट नो हाउ हॉटली कंटेस्टेड। एक पार्टी जिसने सिर्फ 5000 वोट लिया है 2018 में और उसने इस हल्के में काम नहीं किया, वो एक ऐसी पार्टी को जिसने 77,000 वोट यहाँ से लिया है उसके कैंडिडेट को हरा पाए। सो करिश्मा तो कुछ ना कुछ होगा इसके अंदर। बट इज इट ट्रू दैट दिस हल्के से या इस एरिया से जुल्फिकार अली भुट्टो एंड बेनजीर भुट्टो हैड never contested from this area. नहीं, not 127, not I think वो पुराना तो इफ्तिखार साहब बताएंगे, कहा जाता था कि तारीखी तौर पर तो पता नहीं इस हल्के में पीपल्स पार्टी मजबूत थी या नहीं। इसमें शेख मोहम्मद रशीद का हल्का था, ये 1970 में NA4 कहलाता था, उसके कुछ पार्ट्स हैं इसके। भुट्टो साहब ने कैंटोनमेंट वाले हल्के से लड़ा था जावेद इकबाल के खिलाफ। अच्छा नदीम मलिक साहब, हाउ वुड यू रिफ्लेक्ट ऑन दिस सर, ये इस कॉन्टेस्ट के ऊपर, कंसिडरिंग के ज़हीर अब्बास खोखर इज ऑल्सो कैंडिडेट, PTI के हिमायत याफ्ता, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। बिलावल को लाहौर में आके इलेक्शन लड़ना
इज़ नॉट अ बैड आइडिया अगर उसे पंजाब की सियासत में वापस आना है, क्योंकि पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास 4-6 हलकों के अलावा कुछ रह नहीं गया हुआ, और वो भी 4-6 उनके वो लोग हैं जिनको हम कौमी सतह की सियासत में पहचान लेते हैं। कायरा साहब है, नदीम अफजल चान है, गिलानी साहब या सैयद अहमद महमूद वाला हल्का है। इसके बियॉन्ड दैट आपको पीपल्स पार्टी के हल्के पंजाब में मिलते नहीं हैं। राजा परवेज़ अशरफ का हल्का, इसलिए उस सेंस में तो ठीक है, लेकिन जीतने वाली बात थोड़ी सी फारफेच्ड है कि बिलावल आएगा और जीत भी जाएगा। ये मुझे लगता है कि थोड़ा करीब नहीं है assessment के। जो मुकाबला होना चाहिए आइडियली, अब कल क्या होगा ये तो कल कोई पता चलेगा, वो नून लीग वर्सेस पीटीआई होना चाहिए। और पीटीआई का भी तब होना चाहिए कि अगर पीटीआई का तंजीम जो है अपने वर्कर को, वोटर्स को मोबिलाइज कर पाए। अर्बन एरिया में चांसेस ज़्यादा हैं कि उनका वोटर निकले और पुलिस वाले उसको ड्राइन धमकाएं भी कम, क्योंकि यहाँ पे आपके कैमरे भी घूम रहे होंगे, यहाँ पर बाकी लोग तंजीमें जो पोलिंग ऑब्जर्वेशन वगैरह के लिए काम कर रही होती हैं वो भी मौजूद होंगी। तो अगर तो उनका वोटर पीटीआई का कल निकलता है तो तारड़ को फिक्र होनी चाहिए खोखर साहब से। खोखर साहब नॉट एज ए पर्सन बड़ा पावरफुल कैंडिडेट नहीं है, बट इट्स पीटीआई वोट। तो अगर वो पीटीआई का वोटर बाहर निकल आता है तो तारड़ को चैलेंज पीटीआई का वोटर देगा। बिलावल एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर ले जिसको वो प्रेजेंटेबल नंबर, शायद वो रिलाय भी वो ये कह रहे हैं 2001 वाले बाई इलेक्शन के फिगर के ऊपर के 30-35 हज़ार हमने निकाल लिया था। देखिए इसमें कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ से वो पीटीआई पीपल्स पार्टी का वोट है वो उनको दोबारा मिलेगा। वहाँ उन्होंने कुछ काम वाम भी किया, राशन वाशन तकसीम किया, कुछ अर्सा लगाया उस इलाके में, वो उनको मिल जाएगा, इम्कान मौजूद है। अगर डिसेंट नंबर रहता है तो ऑनरेबल होगा इलेक्शन का रिजल्ट, अगर डिसेंट नंबर नहीं रहता तो फिर वो एम्बैरसिंग होगा। तारड़ अगर जीतता है इन एनी केस उसके लिए बड़ी जीत होगी कि वो पीपल्स पार्टी के जो पार्टी का हेड है उसको हरा के वो इलेक्शन जीत रहा होगा, तो सीना तारड़ तो फुला के बताएगा कि मैंने बिलावल को इतने वोटों से शिकस्त दी। तो वो बात उनकी ठीक है। तो तारड़ के लिए शायद ये हाउ वुड यू रिफ्लेक्ट ऑन दिस सर, इस मुकाबले के ऊपर? आई थिंक इट्स बिटवीन खोखर एंड तारड़। एंड आप किसको समझते हैं कि ज़्यादा तगड़ा कैंडिडेट है? ओके, तलत साहब ने भी कहा कि तगड़े कैंडिडेट इन दैट सेंस नहीं है क्योंकि वो अपना हल्का ये उनका नहीं है ताउला तारड़। नहीं, देखो ना, तारड़ को ये सपोर्ट तो है ना, जितनी भी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं दे आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर इट। बिल्कुल ठीक। नंबर एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और खोखर इसलिए यहाँ में इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने इससे पहले इस इलाके में काम किया हुआ है एंड दे हैव रीच टू द पीपल। और इस इलाके का जो दही पहले देहात थे, अब तो खैर वो स्कीमों में आ गए हैं और उन लोगों के पास पैसा भी बहुत आया है। सो पैसा भी जो ज़्यादा, मैं समझता हूँ खोखर के पास ज़्यादा पैसा होगा एज़ कम्पेयर टू तारड़। तारड़ की कंपेन संजीदगी से नहीं की अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, ठीक। इसलिए मैं समझता हूँ कि दिस माइट बी ए कॉन्टेस्ट बिटवीन तारड़ एंड खोखर। वेल, बिलावल हैज़ डन ए गुड शो, ठीक। और मिसबा वगैरह का जो सपोर्ट है, क्योंकि जो उसके अच्छा 5 सूबाइयाँ हैं इसके साथ, 5 टच करती हैं, तो जो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स है पीपल्स पार्टी की वो बुरी नहीं है, राइट। उन देहाती इलाकों में जो लगते हैं वहाँ से वोट ले सकते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं है कि बिलावल इसको ले जाएगा। आपका ये नहीं ख्याल, बट that tells a lot। एक ब्रेक लेते हैं, नहीं समा की इलेक्शन ट्रांसमिशन जारी है, वापस आएंगे जरा और भी जो तगड़े मुकाबले हैं उसके ऊपर हमारे माहिरीन क्या कहते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ। बात हो रही है तगड़े मुकाबलों की, तो ज़रा आप बात हो जाए एक हल्का जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर इसलिए अहमियत ज़्यादा है क्योंकि सियालकोट का हल्का है ख्वाजा आसिफ साहब का, हमने जिक्र भी किया उसका पहले। इफ्तिखार साहब, रेहाना डार साहिबा वर्सेस ख्वाजा आसिफ साहब, अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट, आप कैसे वेन करेंगे इसके ऊपर? मेरा नहीं ख्याल कि रेहाना वर्सेस ख्वाजा आसिफ होगा, मे बी थर्ड पर्सन आल्सो। अच्छा, पीपल्स पार्टी आल्सो। इट कांट बी सो क्लोज बिटवीन रेहाना एंड ख्वाजा आसिफ साहब। बहुत मुश्किल है। होगा मुकाबला शहर के अंदर, जो शहर के वोटर्स हैं और शहर की यूनियन काउंसिल है वहाँ पे बड़ा होगा। अब मुमकिन है ख्वाजा आसिफ माइट लूज सम ऑफ द यूनियन काउंसिल इन द सिटी, लेकिन ऑन द होल मैं नहीं समझता कैसे। बट कंसिडरिंग जो पिछला मुकाबला था पिछले इलेक्शन में, तो थ्रू द स्किन ऑफ हिज टीथ ही जीते थे ना ख्वाजा। बहुत कम वोटों से, बहुत कम वोटों। आई एग्री। मैं देखिए ना, खातून का आना और जिस तरीके से खातून उस इलेक्शन में आई है, उनका डारों का अपना फैमिली भी है, उनका वोट बैंक भी है, उन्होंने यहाँ से इलेक्शन भी लड़े हैं, शहर का जो माहौल है वो उसके खिलाफ है। आसिफ इज ट्राइंग इज लेवल बेस्ट, बट मुझे डर है कि इसमें कोई तीसरा आदमी ना ले जाए। टफ मैच होगा, टफ मैच, क्योंकि पहले तो उस्मान डार एक्टिव था, दोनों जो इलेक्शन वो हारा है लेकिन बड़ा क्लोज मार्जिन था। तो इस दफ़ा उसकी जो वालदा आई हैं तो उसके साथ मुझे लगता है कैंपेन में एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि उस्मान को पहले उठा लिया गया था
और उठाने के बाद जिस तरीके से छोड़ा गया है वो कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उसने की है, लेकिन मार खाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो पूरे इलाके के सारे लोगों को पता है, मैं उसके हल्के से होके आया हूँ, कोई उसमें ढकी छुपी बात नहीं है और उसका असर आएगा। ख्वाजा साहब एक चीज़ के ऊपर शायद उनको प्लस पॉइंट हो कि 9 मई को जिस इलाके में ख्वाजा साहब रहते हैं उसके दाएं बाएं भी वो प्रोटेस्टर पहुंच गए थे। कोई सीनियर ऑफिसर का साथ वाला घर है उनका, तो वहाँ तक चले गए थे प्रोटेस्टर। वो हो सकता है उसको इस्टेब्लिशमेंट वाला वो फैक्टर सपोर्ट करे या 9 मई का रिएक्शन सपोर्ट करे, लेकिन मेरे ख्याल में जो कैंपेन में एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैच वन साइडेड नहीं हो सकता। ख्वाजा साहब के लिए टफ मैच होगा, क्लोज मार्जिन से जीतेगा जो भी जीता, तगड़ा मैच होगा। लेकिन तीसरा आदमी नहीं जीत सकता। मेरा ख्याल है इन दो का ही मैच है, अगर तीसरा कल को निकला है तो पता नहीं, लेकिन अभी तो मेरा ख्याल यही है। तल साहब, इसके अंदर फैमिली का सिंपैथी फैक्टर भी है और पार्टी का सिंपैथी फैक्टर भी है। हाउ वुड यू रिफ्लेक्ट? जी, मैं इसी हल्के में गया, बल्कि रेहाना साहब से मैंने इंटरव्यू भी किया, उनके घर पे गया, उस्मान डार से भी मुलाकात हुई और मैंने उनको ये बताया कि उस्मान, जब कोई भी आपके पास नहीं आता तो हम जैसे लोग आपको कवर करने के लिए आते हैं, ये याद रखिएगा। जरा हमने पॉइंट भी बताना होता है, वरना वो आपको पता है जब वो ताकत में थे तो क्या क्या हुआ करता था। आई थिंक रेहाना साहबा जो है ना, शी हैज़ अ ग्रेट स्टोरी टू टेल, और अब ये एक फोकलोर जो उन्होंने बनाया है अपने, एक तो बहुत ज़्यादा हैं सीधी बात करने वाली हैं और खारी बात जिसको कहते हैं वो करते हैं, और वो मोहल्ले के अंदर वो फैलती है बात। उन्होंने अपने विक्टिमहुड का बयानिया बहुत अच्छा बनाया है। उन्होंने ये बनाया है कि जी कैसे मेरे साथ जाती हुई, रेड हुए, मुझे बाजुओं से पकड़ा, मुझे घसीटा, बच्चों को मारा। उनका नैरेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर। अब वो नैरेटिव को आपको मैं मज़े की बात बताऊँ किस तरीके से फैला रही हैं, वो नैरेटिव को फैला रही हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर महफिल जो है मिलाद वगैरह करवाती हैं और कुरान भी वो पढ़ाती हैं, तो वो उस नेटवर्क को, ख़वातीन के नेटवर्क को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, विच इज़ इन साइड ऑफ व्यू। तो मेरे ख्याल में उनका नैरेटिव स्ट्रॉन्ग है। उनका जो बाकी फैमिली का स्ट्रक्चर है वो उनके लिए कैंपेन भी कर रहा है बैक एंड के ऊपर, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म मुझे काम वहाँ पर नज़र नहीं आया। उनका सारा का सारा तकिया जो है वो नैरेटिव के ऊपर है। अगर नैरेटिव फैलता है और ख़वातीन का वोटर ज़्यादा आकर उनको वोट डालता है तो शी इज़ इन विद अ गुड चांस ऑफ गिविंग हिम अ टफ टाइम। ख्वाजा साहब के बारे में हवा ये फैल गई है पार्टी के अंदर कि ये पार्टी जीत रही है, तो ख्वाजा साहब के वहाँ पर वो तमाम लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो फाइनेंसियर्स हैं, जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, मुकामी तौर पर धड़े उनके स्ट्रॉन्ग है, वो उनके पास मौजूद है। वो कोजी आप भी कर रहे हैं, तो वो हाँ बिल्कुल, तो वो ज़ाहिर है ख्वाजा साहब के पास वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है इलेक्शन जीतने का। लास्ट टाइम भी जब उस्मान डार तमाम तर ताकत के साथ ख्वाजा साहब के सामने थे तो ठीक है, स्किन ऑफ हिज टीथ प्लस अ टेलीफोन कॉल, उसके साथ वो नेचुरली प्लस अ टेलीफोन कॉल। लेकिन इस मरतबा मेरे ख्याल में रेहाना साहब प्रॉब्ली लूज, लेकिन टाइट मुकाबला होगा। टेलीफोन कॉल के बगैर भी जीत सकते हैं। ठीक, हाँ, यू कैन स्टिल मेक इट होम। मैं यही कहूंगी मुनीब कि तगड़ा मुकाबला रहेगा, लेकिन सेंटिमेंट बहुत ज्यादा जो लोगों का होगा, इलाके का होगा, वोटर का होगा, वो डार फैमिली के साथ अटैच मतलब वो उसमें पार्टी का भी है और फैमिली का भी है, फैमिली का भी, और फिर वो खुद भी बहुत एक्टिव है। टिल द टाइम जब भी हम बात भी करें, वो खुद बहुत ज्यादा फैमिली एक्टिव है इंटरेक्ट करने के लिए लोगों के साथ। ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा उनकी वर्किंग नजर आ रही है। जो तलत साहब ख्वाजा साहब वाली बात करें, जो कि फोन कॉल नहीं है, लेकिन अब ये पता नहीं वहां पर उनको ग्राउंड पुश कितना मिलता है, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग मुकाबला होगा और जो भी जीत लेगा वो बड़े क्लोज। बस एक चीज मैं ऐड कर दूं कि जो उनका नैरेटिव है वो बहुत ज्यादा एंटी ख्वाजा है, बट इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पर्सनल बैटल। मतलब वो ख्वाजा साहब को बिरेट करके, उनको रगेद कर ही बयानिया आपने बना रहे हैं। अगर आप उनसे पूछें कि अगर आप जीत जाती हैं तो आप जाके क्या करेंगे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो आप देखना ये कि इस किस्म की नेगेटिव कैंपेन के वोट्स कितने, सिंपैथी वोट एक्चुअली जिसे आप कहेंगे, वो ये गेन करने की इस वक्त उसमें है। सर सिंपैथी वोट अबसार साहब वर्सेस पार्टी वोट PMLN ख्वाजा आसिफ साहब, बट हियर वी हैव लाइक टू फैक्टर्स। पार्टी निशान नहीं रहा, खानदान के साथ जाती हुई, मारा पीटा गहरी, ख्वाजा साहब ने कहा इल्जामात है ना। हाउ वुड यू रिफ्लेक्ट ऑन दिस? देखिए, मैं समझता हूँ ये वहाँ के वोटर्स का इम्तिहान है किस तरह से। बात यह है कि अभी यहाँ जिक्र हुआ कि उस्मान डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत सारी हुई हैं और हमने देखा उसमें लोगों का रवैया, उनके चेहरे देखे। मुझे मलिका बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद आ रही है, कितने अफसरदा लहजे से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लग रहा था मजबूरी में की है। फवाद ने भी की थी, वो नहीं याद आई। फवाद चौधरी ने ये फवाद चौधरी का नाम भी लिया। आपको फवाद चौधरी याद है, मुझे वो याद है। अपनी अपनी वो होती है ना। तुम्हें अमेरिका याद थी ना, वो फवाद चौधरी याद नहीं। देखें वो तो दूसरे लोगों ने भी की थी ना। अगर आप सुनते तो उनका नाम भी आ रहा था ना। फवाद चौधरी आपके दोस्त भी हैं जी जी।
जेलम से, तो उनकी थी, उन्होंने भी वो बैठे हुए थे कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो दोस्त समझते हैं मुझे, आपके नहीं। अब देखिए आप लोग, फिर मैं शुरू हुआ तो फिर आप लोगों ने कहना है यार शिकायतें आ रही हैं। ठीक, देख लें, अब आपकी मर्जी है। नहीं सर, गुफ्तगू कर लेते हैं या फिर उतर आ जाते हैं। नहीं मैं आप प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन तक रहें तो मुझे रहने दें ना प्लीज। अब कैरी आप मुझे नोट ना बखाएं, नहीं बुला रहे ना बाबा, मेरा मूड बन जाता है। अच्छा, तो मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उस्मान डार ने की है ना, इफ़ यू रिकॉल, वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और फ़ारूक हबीब की इंटरव्यू था। हाँ, जो इंटरव्यू था जिसमें लग रहा था आपको कि ये शख्स अफसरदा नहीं है। फ़ारूक हबीब के भी मतलब वो वैनम उनके अंदर कोई ज़ाती जैसे निकल आया इमरान खान के ख़िलाफ़। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी में बहुत सारे काम लोगों को करने पड़ते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स दी। ये लग नहीं रहा था कि मजबूरी में, लग रहा था कमिटेड हैं इस बात से जो कर रहे हैं। अच्छा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ वोटर उनसे दूर हुआ सियालकोट में। ये मेरी अपनी इंफॉर्मेशन और ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने मेरे लोगों से कुछ से बात हुई, मैं वहाँ गया नहीं हूँ। अब वो जो नाराज़ हुआ वोटर उनसे, या वोटर को जो गुस्सा आया उन पे इस बात पे कि यार कुछ तो ख्याल करते खान साहब का, तो क्या वो वोटर बाहर निकल के उनको वोट देने जाएगा? जबकि तलत साहब को भी उनके जो कैंपेन है वो नेगेटिव लग रही है और ज़ाती लड़ाई लग रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ इतनी आसान ये इक्वेशन नहीं है, ये बात नहीं है। वो उन्होंने, अगर उनको कोई सिंपैथी है उनके साथ, तो एक नाराज़गी का फैक्टर भी है, और फिर जो उन्होंने पर्सनल लड़ाई बनाई हुई है ना, उससे जो स्विंग वोटर है उसको कन्विंस नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये जो शहजाद साहब, ये जो नाराज़गी वाला फैक्टर भी है, उनकी वालदा को टिकट मिल गया, वो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता कैंडिडेट है, वो नाराज़गी वाला फैक्टर पीछे नहीं रह गया आपको लगता है? अच्छा देखिए, एक तो ये कि कुछ इलेक्शन जो होते हैं ना, वो जीतने के लिए नहीं लड़े जाते, बस लड़ने के लिए लड़े जाते हैं। वो लड़ने के लिए लड़े जाते हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पर जिस माहौल से हम आते हैं ना, पंजाब के जिस माहौल से, वहाँ पर ख़ानदानी रकाबतें जो होती हैं ना, दे आर द वंस दैट कैरी एंड दे राइट द टेल। अपनी कहानी खुद लिखती हैं वो, और ये वो कहानियाँ जो कि तारीख में ज़िंदा रहती हैं। तो व्हाट शी इज़ डूइंग इज़ नॉट टू विन द इलेक्शन, वो उस कहानी का तसलसल जो कि वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और अगर मैं उस तरीके से जब देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि फिर ख्वाजा आसिफ साहब जीत तो जाएंगे, प्रॉबेबली ही शुड। 1993 के बाद से आज तक कोई इलेक्शन नहीं हारे वहाँ पे, सिवाय 3 साल गालिबन उस वक्त सेनेटर बनाए गए थे 1999 से 2002 के बीच में, कोई इलेक्शन आज तक नहीं हारे वहाँ से। और चांसेस भी नहीं है कि वो इनकी तंजीम भी कोई नहीं होगी। सिर्फ आप जज्बे के ऊपर कितने को वोट ले सकते हैं, सिर्फ जज्बा जगाने से। लेकिन ये कहानी अब बहुत दूर तक और देर तक चलेगी। ये वाली बात है जो कि मेरे ख्याल में हमें इसके अंदर नजर आएगी। हाँ, पीटीआई के लोग किस तरीके से उनकी सपोर्ट में उठते हैं या नहीं उठते, ये कल हमें एक सबूत मिलेगा इस हल्के के लिहाज से। वोटर्स टर्न आउट जो है, जहाँ पीटीआई का तगड़ा कैंडिडेट है, उसके लिए मैटर ये करता है कि वोटर्स टर्न आउट ठीक है या नहीं है। अगर वोटर टर्न आउट इज अराउंड 40 और बिलो 40, देन पीटीआई इज ऑन द लूजिंग एंड। 62% था वोटर टर्नआउट, पीटीआई इज ऑन द लूजिंग एंड। हाई रैंक के ऊपर वोटर टर्नआउट था 62%। अरे सर, क्योंकि आपने बात की वो तगड़ा, जहाँ पर वोटर टर्नआउट ज्यादा हो, अब ये मौलाना फजल रहमान साहब का जो हल्का है, मौलाना साहब पिछली दफा भी हारे अली अमीन गंडापुर से, अब दोबारा कंटेस्ट कर रहे हैं, या फैसल करीम कुंडी भी खड़े हैं। कुंडी भी तगड़ा है वहाँ पे, कुंडी से अभी तगड़े हैं, बट हाउ डू यू वे इन ऑन दिस? अली अमीन गंडापुर जो है वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन इस वक्त वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो चंद एक बंदे नापसंदीदा हैं उसी में भी शामिल है। तो अब मुझे नहीं पता कि उस इलाके के अंदर उनका जो वोटर है कितना कमिटेडली निकलेगा, और वोटिंग सही रफ्तार से चलेगी या चलते चलते लाइट ऑफ हो जाएगी, उसका गले का मुंह बंद हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, चाय पीने चले जाएंगे, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी। अगेन डिपेंड करेगा कि वोटर्स टर्नआउट कितना है। हाई टर्नआउट में हो सकता है शायद खाने चले जाएं, हाँ, दम वाला पानी पीने चले जाएं, ब्लैक लेबल हनी के लिए चले जाएं, देयर आर सो मेनी थिंग्स। वोटर्स टर्नआउट इज गोइंग टू डिटरमिन द रिजल्ट। वोटर्स टर्नआउट इज ब्लैक लेबल हनी, ब्लैक लेबल हनी, तो वोटर्स टर्नआउट इज गोइंग टू डिटरमिन द। लेकिन ये दिलचस्प है कि अली अमीन गंडापुर की जितने बयानात हैं, जो उनका बज़ाहिर जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस वाला एलिमेंट है, जिस किस्म के वो सुल्तान राही नुमा अपना किरदार पेश करते हैं, कुछ बेहतर हो गया बाल कटने के बाद, बाल कटने, और वो रहे भी कस्टडी के अंदर। अच्छा, उसके बाद जब आप फिर इलेक्शन के अंदर लड़ रहे होते हैं, तो फिर ये कहना है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, मेरे ज़हन में थोड़ा सा सवालिया निशान आता है। अगर जब बाल कटे थे ना, उसके बाद एंटी थोड़ा कम हो गया था, एंटी थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन मेरे ख्याल में वो उनका इमेज जो है वो थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है, इसी वजह से वो फील्ड के अंदर मौजूद है। बट सर, क्या ये चीज़ अब गिवन नहीं है सर कि अगर आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं तो फिर आप इमरान खान के हिमायती नहीं हो सकते, और अगर आप इमरान खान के हिमायती हैं तो फिर आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट होंगे?
नहीं अच्छा, नहीं, ये बिल्कुल ये अब गिवन नहीं है। ये तो गिवन क्या मतलब, ये तो हम परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। इमरान खान या उनकी पार्टी कभी भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं रहे। नहीं मैं सर अभी आज भी की उनका बात झगड़ा कर क्या रहा हूं, अभी- आज की हाँ, आज आज के अलावा। देखिए ये हम ही बना, मैं यही तो कह रहा हूँ कि हम बना रहे हैं ना परसेप्शन। अभी जब वो इख्तिदार से हट गए तो 2 उन्होंने खुफिया मीटिंग्स की जनरल बाजवा से ऐवान सदर में, किस लिए की? एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी बनाने के लिए की थी। एक्सटेंशन ले लो। कमाल करते हैं आप। लेकिन Extension थोड़ी देने इस बात गए को थे, अगर- इख्तियार ये तो नहीं सिर्फ था। मैं- सर मसला सिर्फ ये है कि भाई मुझे जो कौन से क्यों उतारा? जो सर देखें, जो नई फौज के अंदर नई कमांड आने के बाद जितनी उन्होंने इमरान खान साहब की लाइन पिटी और जितनी कोशिश उन्होंने की कि किसी तरह मेरी बात हो जाए और नहीं हो सकी। अभी कल जो मीटिंग हुई है राजा नासिर साहब की और बैरिस्टर सैफ की उनके साथ जेल में, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाने के लिए तो नहीं हुई। अच्छा, लेकिन इसमें अगर आप देखें ना, आपने कुंडी साहब का जिक्र किया, बैक टू द हल्का, सिर्फ ऐड कर दूं कि कुंडी साहब को उसी किस्म का मिरेकल यहाँ पर परफॉर्म करना होगा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है 127 के अंदर करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो नंबर 3 थे और गंडापुर ने ढेर वोट लिए हैं, यानी ऑलमोस्ट डबल द वोट लिया है उन्होंने मौलाना फजल रहमान का। तो कुंडी साहब को 2 जाइंट्स को फलांगते हुए ऊपर आना होगा। तो मौलाना साहब को भी अपना वोट बहुत गेन करना होगा और कुंडी को अपना वोट लूज करना होगा इन ऑर्डर फॉर द रिजल्ट टू चेंज। आई थिंक मौलाना साहब की रिलायंस ज्यादा बलूचिस्तान वाली साइड के जी, ऊपर, पशीन के ऊपर। पशीन वाले मेरा ख्याल है कि फैसल करीम कुंडी और इस जो है गंडापुर मुकाबला इनके दरमियान ज़्यादा होता नज़र आता है। मैं ये बात कर रहा हूँ। मुझे मौलाना फजल रहमान ने इस मुकाबले में इतनी सेफ खेल पे नजर नहीं आते। फैसल करीम कुंडी मे गेट मोर वोट देन मौलाना। अच्छा, ये बताएं, मौलाना फजल रहमान एक और हल्के से भी पशीन से ये सुपीरियर मैच पशीन से लड़े ना वो, जब वो मैं शायद समझा। safe है मैं- उनके लिए। पशीन से हुई जब आज धमाका हुआ है, बिल्कुल एग्जैक्टली धमाका भी वही हुआ ना। कंक्लूसिव रिमार्क दे दूं इसकी, जी, जी, मेरा जी। ख्याल है मौलाना फजल रहमान पशीन से जीत जाएंगे। पशीन से जीते हाँ, गए। वही पशीन इसीलिए से मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, यहाँ अच्छा, तो कुंडी मेरा ख्याल है तो ये लग रहा है, पर असल में जो कंटेस्ट जब आप क्लोज कहते हैं ना, जो हल्के हैं जहाँ पे करीब करीब है, वहाँ वोटर का मुकाबला वोटर से होने जा रहा है। ये तुमने जिस दिन व्हाट डू यू नो वोटर का मुकाबला सर, वोट वो टर्नआउट कितना आता है, turnout। किस जमात के लिए कितना वोटर कुछ बाहर good point आता है, है, good कल point। एफर्ट लो ये जो टर्नआउट मौलाना मौलाना को फजल रहमान बेनिफिट साहब के करेगा। लिए ना हाँ, ये हालात इसलिए भी पीटीआई मुश्किल को है बेनिफिट ही हाई कि टर्नआउट जो के साथ अभी आज धमाका हुआ है वहाँ पे उन्हीं के हल्के में, पशीन वो हालांकि पशीन में अफगानिस्तान हुआ। गए भी थे और वो जो मैंने शुरू में जिक्र किया ठीक था हो ना गया। कि तस्वीर था कि एवरीथिंग विल सर, बी वक्त ओके, खत्म हो गया। उसमें ठीक है, वक्त खत्म हो गया सर, वक्त खत्म हो गया। ट्रांसमिशन का ये इलेक्शन ट्रांसमिशन समा की जारी है। एक वक्फा है, अब न्यूज़ ब्रेक है। इंशाल्लाह 10 बजे फिर मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफ़िज़।